गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे आज हम आप क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद हमने बोहर मॉडल पढ़ा था कि बोहर मॉडल में किस तरीके से उन्होंने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो बोहर ने कहा कि जो एटम होता है उसमें जो बीच में होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। किसमें करते हैं? शेल्स में करते हैं। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर क्या है कि कोई भी एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन रेडिएंट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। जिस समय इसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो शेल हैंगे, ये एनर्जी शेल में एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल और यहाँ एनर्जी फिक्स रहती है। उस वक्त ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएंट करते हैं और ना ही एब्सॉर्ब करते हैं। ये हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किससे कहते हैं। ये था बोहर एंड बेरी का रूल। बोहर एंड बेरी ने एक रूल दिया था 2n²। अकॉर्डिंग टू दैट रूल he explained about the configuration of electron around the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में किसने बताया था? बोहर एंड बेरी ने। उनका फर्स्ट रूल ये कहता है बाई 2n², बाय दिस रूल n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स में बोहर के अकॉर्डिंगली कितनी नंबर ऑफ शेल्स थी? जो फर्स्ट वाली शेल थी उसका नंबर उन्होंने दिया था 1। फिर सेकंड वाली शेल क्या थी? उसका नंबर था 2। थर्ड वाली शेल थी, उसका नंबर दिया 3। या इसका नेम दिया K, इसका दिया L, इसका दिया M और इसका दिया N। ठीक है, तो आपको KL MN से भी याद रखना है और 1 2 3 4 से भी याद रखना है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है शेल का नंबर क्या है। K जो शेल है उसका नंबर क्या है? 1, L का शेल है 2, M का है 3 एंड N का है 4। इसके आगे और बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी शेल्स नंबर ऑफ शेल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली शेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? उसके अंदर केवल एक ही शेल होगी। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम उसका करेंगे तो न्यूक्लियस तो बनेगा ही, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, केवल प्रोटॉन होते हैं। एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, केवल K शेल प्रेजेंट होती है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स तो नहीं होते, लेकिन प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। और ये स्ट्रक्चर किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो हाइड्रोजन के बाद हीलियम का, हीलियम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ 1 शेल होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 2। अब आपका 2 होता है तो 2 के अंदर क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बना देंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? केवल हीलियम का हो गया हमारा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करेंगे? एक ही शेल बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 1s2 या फिर केवल 2। ठीक, उसके बाद आ जाता है, ये हो गया हाइड्रोजन, फिर हीलियम। हीलियम के बाद थर्ड नंबर किसका है? लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 3। अब 3 एटॉमिक नंबर में आपको किस तरीके से करना है? पहले आपने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के बाद 1 शेल, उसके बाद सेकेंड शेल। अब आपने जो सेकेंड शेल बनाई है, फर्स्ट यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 7। 7 मास नंबर का मतलब क्या है? 7 - 3 करेंगे तो क्या आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 4। प्रोटॉन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट होता है। अगर वो न्यूट्रल नहीं है, उस पर चार्ज है, तो हम चार्ज के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि चार्ज का अगर स्ट्रक्चर दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है एटम पर या नेगेटिव चार्ज है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि अगर हमने
N इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 3। ये लिथियम का स्ट्रक्चर। लिथियम के अंदर 2 शेल्स हो गई, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सारे आपको डायग्राम बनानी है, व्हाइट पेज पर बनाएंगे और इसे बनाकर रख लेंगे। ठीक है, तो ये आप अभी बना लें इनको और फिर तभी पेस्ट कर देंगे उन्हें जब मैं इसके नोट्स भेजूंगी। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि ये लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। लिथियम के बाद 4 नंबर किसका होता है? बेरिलियम। बेरिलियम का यहाँ आ गया, बेरिलियम में न्यूक्लियस बना दिया, फिर इसकी 1 शेल, सेकंड शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस वाली के अंदर भी 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। ये बेरिलियम का स्ट्रक्चर है। 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो पहली शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोर एंड बेरी के रूल के अनुसार जो सेकंड वाली शेल है उसके अंदर क्या हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 कैन एकोमोडेट। 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह सकते हैं। तो जब तक 8 नहीं होंगे तब तक सेकंड शेल ही फिल होती रहेगी। जब सेकंड शेल पूरी फिल हो जाएगी तब थर्ड शेल फिल होना शुरू होगी। उसके बाद आपने 4 का बना लिया, 5 का बना लिया, 6 7 8 तक आप इजीली बना सकते हैं। 9 10 नियॉन तक। नियॉन का अब हम लास्ट अब नियॉन का बना लेते हैं। नियॉन का आपने बनाया, यहाँ पर हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हो गए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर हो गए आपके न्यूट्रॉन कितने हो गए? 10, प्रोटॉन भी हो गए 10। फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 2, सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 8 7 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। नियॉन होता है 10। अब इस शेल के अंदर इसको देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी कंप्लीट है। तो इसे कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि उसके दोनों शेल कंप्लीट हो, यानी जो भी शेल दिए गए हैं, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। और सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। तो सेकंड शेल भी इसकी कंप्लीट है और फर्स्ट भी कंप्लीट है, तो इसे कहेंगे हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नियॉन के अंदर नियॉन जो है, नियॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये हमारा ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल में। और इसमें सारे की सारे के क्या आते हैं? इनर्ट गैसेस आती हैं। इनर्ट गैसेस का मतलब है जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है, ना इन्हें किसी की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ना ही इन्हें किसी को देने की जरूरत है, ना किसी से लेने की जरूरत है, और ना ही शेयरिंग की जरूरत है। तो जब इन्हें कोई भी जरूरत नहीं है तो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती। अब कंबाइन नहीं करती तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि जो कंबाइन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो वो कहलाती है बेटा वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन करता है तो किस लिए करता है? कि या तो उसे इलेक्ट्रॉन की उसे अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना है, उसको अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करे, चाहे वो गिव करे, चाहे वो टेक करे, या तो शेयर करे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ही केवल एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? वैलेंसी किसे कहेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल यानी आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 हुई, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1 ही इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे अंदर कितना भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसका। 2 8 8 2 है, मान लो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब भी 2 है। अगर कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 है यहाँ पर, तब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। आपको केवल लास्ट शेल के नंबर देखने के, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी वहां भी 2 है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक और बना लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम के अंदर यहाँ पर आ गए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के कितने होंगे कैल्शियम के अंदर? 40 इसका मास नंबर होता है। तो 40 मास नंबर का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 20, 40 मास नंबर, आपने माइनस किया तो 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 20 ही प्रोटॉन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब आपने फर्स्ट शेल बनाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए इसके अंदर। सेकेंड शेल बनाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट शेल एक और बनाई आपने, उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक और शेल बनाई आपने। अब इस शेल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 2 8 8 2। अब इसे प्लस कर लो, क्या होगा, 20 आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 हैं, एटॉमिक नंबर 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, शेल कंप्लीट। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, शेल कंप्लीट। थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है मगर शेल ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन तब तक इसे पूरा नहीं करेंगे जब तक बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। 8 इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में हो जाएंगे तब इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू होंगे, क्योंकि इस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। लेकिन बोर एंड बेरी का दूसरा रूल भी था कि जो आउटर शेल होती है उसमें 8 नंबर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। तो 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर हम 10 नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ 10 कर दिए तो आउटर शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जो बोर एंड बेरी के रूल के अनुसार नहीं। क्या करना है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के कितने हैं, 8 है। वैसे इस शेल में थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने रह सकते हैं, 18। लेकिन वो कब भरेंगे, जब हमारा ये वाली शेल फिल हो जाए। अब इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए, क्योंकि लास्ट शेल हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, so that is known as valence electron is 2 and valence is 2। क्यों है वैलेंसी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गिव अप करेगा, कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसे अपना 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई इसे दे दे तो ये 8 पूरे कर सकता है, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर दे और ये शेल खत्म हो जाए, और ये वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो फिर इसकी शेल कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको अगर इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करना होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन आर नोन एज कैटायन। तो यहाँ पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, तब पॉजिटिव आयन बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि वही 1 इलेक्ट्रॉन भी गिव अप करता है, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन भी गिव अप करते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन में भी गिव अप करता है एटम। लेकिन अगर लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 5 है तब वो गिव अप नहीं करता 5 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसको गिव अप करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इतनी एनर्जी एटम को नहीं मिल पाती। तो जब इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते और क्या बना देते हैं, नेगेटिव आयन बना देते हैं, यानी एनायन फॉर्म करते हैं। तो एनायन कब फॉर्म होते हैं, जब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो। 8 वाला किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी शेल क्या है, कंप्लीट। तो अभी हम देख लेते हैं इसके बाद क्लोरीन का स्ट्रक्चर। ये आपने कैल्शियम का देखा है, तो ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है। अब नेगेटिव आयन में देखते हैं हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। यहाँ आप ये कहेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मास नंबर तो मैंने आपको 35.5 बताया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो क्लोरीन का नंबर होता है मास नंबर, उसका मास नंबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन का जो मास नंबर हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है, उसके 2 आइसोटोप्स आपस में मिलकर रहते हैं, यानी कि 75% तो रहता है 35 जिसका एटॉमिक मास है 35, और वो वाला आइसोटोप, और दूसरा आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 37। तो हम दोनों का एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि यहाँ जो हम मास ले रहे हैं उसका कितना ले रहे हैं, 35। 35 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो गए, न्यूट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन हो गए 17। अब हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, और थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2 8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। वैलेंसी कितनी हो गई, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप नहीं कर सकता,
तब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आते ही ये क्या बन जाएगा, एनायन फॉर्म करेगा, और एनायन फॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इस पर क्या बन जाएगा, अभी तो ये क्लोरीन का एटम है। अब अगर हम कहें कि क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288। यहाँ आपको चार्ज भी प्लस करना है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए, आपसे कहें कि क्लोरीन आयन में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भले ही 17 होता है, लेकिन उस पर चार्ज भी लगा हुआ है, तो आपको वो चार्ज एज ए इलेक्ट्रॉन प्लस करना है। अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो आपको इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, तब आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे। मान लो आपसे पूछा जाए कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Na+ में, इसका एटॉमिक नंबर भले ही 11 होता है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहा है प्लस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 था, आपने 11 में से 1 माइनस किया तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, यानी ये था 281, 11 यही था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप कर दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, यानी दोनों शेल कंप्लीट है। अब अगर दोनों शेल कंप्लीट हैं तो ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप किया है वो ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो आयन से फॉर्म होते हैं। ये भी आयन है, ये भी आयन है। दिस इज द कैटायन एंड दिस इज एनायन। जब कैटायन और एनायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, जो आयन से बना है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन पर चार्ज होते हैं, तो चार्ज होने की वजह से इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दोनों बॉन्ड किसके नेम है। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो, जब आपको एटॉमिक नंबर आता हो। जब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना आएगा आप वैलेंसी भी समझ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी समझ जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपके भले ही सिलेबस में 20 है, लेकिन उसके आगे के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे आप, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का हमने कर लिया। आपके जो सिलेबस में है, जो लास्ट है, लास्ट नंबर क्लोरीन का ही है। 1 से शुरू हैं और 20 तक के एलिमेंट के आपको कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालते हैं। अब वो हम समझें कि मान लो आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तब हम किस तरीके से ये पूरी एक टेबल बना रहे हैं कि आपको कुछ भी अगर दिए हुई हैं 2 चीजें, तो आप बाकी और चीजें कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये टेबल हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ आ गया आपका मास नंबर, मास नंबर, फिर मास नंबर के बाद यहाँ आ गया इसका इसके आगे हमने लिख दी वैलेंसी। ये टेबल मैंने आपको पहले ही याद करवाई थी, ये है वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम, ये एलिमेंट का नेम हो गया, एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नेम आ गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ आ गया उसका एलिमेंट के नेम के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट का नेम मान लो मैंने आपको दे दिया मैग्नीशियम, एलिमेंट का नेम है मैग्नीशियम, सिंबल हो गया Mg। एटॉमिक नंबर आपको मालूम है उसका क्या है, 12 है। 12 एटॉमिक नंबर है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 12। ठीक, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, और मैंने आपको क्या दिया है, मास नंबर भी दे दिया है। मास नंबर उसका है 24। अब आपको क्या बताना है, एटॉमिक नंबर दे दिया 12 और मास नंबर दे दिया 24। आपको कॉन्फ़िगरेशन करना था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बतानी है, और वैलेंसी भी बतानी है। अब ये कैसे हम पता लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था, A = क्या बताया था,
Z माइनस वो Z इज इक्वल टू A माइनस N। अगर हम या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और अगर एटॉमिक नंबर को प्लस करें तो क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। तो हम इसी फॉर्मूले से ये सारी चीजें करेंगे। कैसे कर सकते हैं कि ये आपको क्या दिया हुआ है, मास नंबर मैंने दे दिया 24, आपको Z दे दिया, Z ये है एटॉमिक नंबर होता है Z, यहाँ हो गया A, ये हो गया आपका एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक नंबर। नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज करके कैसे बना सकते हैं, चेंज करके आपको Z निकालना है या N निकालना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, N इज इक्वल टू हो गया A माइनस Z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 हो गए। मैंने ये बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर है, वही इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहाँ पर ये भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए। अब वैलेंसी कैसे पता चलेगी, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि ये दो ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गिव अप कर देगा, तो +2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल में कुछ भी आपको दिया गया हो, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। अभी हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो एल्यूमिनियम ले लिया आपने। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या हो गया 283, ठीक है, उसका मास नंबर नहीं दिया हमने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिए 13 है। अब आपको बाकी सारी चीजें निकालनी है, आपको सिर्फ आपके पास एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर के अलावा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तब आप कैसे और चीजें निकालेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर हम एटॉमिक नंबर यानी Z और N इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो मास नंबर इसका क्या आ गया, 27 आ गया, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 3 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3 + 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा और क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। तो इस तरीके से हम अगर लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो वैलेंसी 2, 3 है तो वैलेंसी 3, अगर 4 है तो वैलेंसी 4, और अगर 5 है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कैसे होगी, 8 में से आपको 5 माइनस करना है तो वैलेंसी आ जाएगी 3। लेकिन जहां आप माइनस करना शुरू करेंगे वहीं वैलेंसी नेगेटिव में आनी शुरू हो जाएगी। जहां से आपने माइनस शुरू कर दिया, 8 माइनस 6 करेंगे 2 वैलेंसी आ गई तो माइनस की आएगी। अगर आपने 8 में से 7 माइनस किया है तब भी वैलेंसी आपकी किसकी आएगी, -1 रहेगी। मतलब -1 का मतलब, यहाँ माइनस प्लस का मतलब वो माइनस प्लस नहीं है जो मैथ्स में चलता है। यहाँ माइनस प्लस का मतलब ये है कि अगर प्लस की वैलेंसी है तो उसने गिव अप किया है इलेक्ट्रॉन, और अगर माइनस की वैलेंसी है तो उसने एक्सेप्ट किया। क्लियर? तो आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा है, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अब आप पूछ सकते हैं।